Hello everyone. So today we are going to study regulation of print media, broadcast media and advertisement in India. Okay? यह हमारा फोकस रहेगा कि कैसे किस मैकेनिज़्म द्वारा प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और एडवर्टाइजमेंट को इंडिया में रेगुलेट किया जाता है. ओके, मैकेनिज़्म पे फोकस करना है. कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो इनको रेगुलेट करती है. ओके, तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जिनके बारे में सबसे पहले जानना काफ़ी ज़रूरी है. उसके बाद हम लोग बाकी बॉडीज़ को भी देखेंगे. सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ओके, तो इन दो बॉडीज़ के बारे में विशेषकर जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को. तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रेस कमीशन 1954 में जो बैठी थी उसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी. ओके, ये एक स्टैचुरी बॉडी है. स्टैचुरी बॉडी कहने का अर्थ क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट ने इसको बनाया है. ओके, ये एडजुडिकेटिंग बॉडी है, यानी कि जो कंप्लेंट्स जाते हैं प्रेस के बारे में, ध्यान रखना ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है. इसका काम केवल प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करना है. ओके, ये ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट नहीं करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसका काम केवल क्या है, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करना है. ओके, चलो, तो फर्स्ट प्रेस कमीशन 1954 के रिकमेंडेशन पे बनी और ये एक स्टैचुरी बॉडी है और इसका काम क्या है, एडजुडिकेट करना प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई कंप्लेन आता है तो. ओके, चलो, इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये एक तरह से मीडिया को यानी प्रेस को यानी प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज़्म है और बेसिकली एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग है ये. ओके, तो कैसे प्रिंट मीडिया को सेल्फ रेगुलेट किया जाए उसका ये मैकेनिज़्म है ये. ओके, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती. ओके, ये ध्यान रखना है. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सी बॉडी है और एक तरह से ये मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन प्रोवाइड करती है. कैसे, वो हम लोग देखेंगे अभी. चलो, मैंने बताया कि स्टैचुरी बॉडी है, इसका अर्थ है किसी न किसी पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनाया गया है. तो उस पार्लियामेंट्री एक्ट का नाम क्या है, प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978. ओके, इस एक्ट के द्वारा ही इसको बनाया गया है. 1966 में ही बन गया था, बाद में जाकर ये एक्ट बना और उस एक्ट के द्वारा इसको स्टैचुरी बॉडी का रिकॉग्निशन मिल पाया. ओके, बन तो गया था ये 1966 में ही. ओके, इस एक्ट के बाद ये स्टैचुरी बॉडी हो गया. ये इसके एक चेयरमैन होते हैं, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं. ओके, किस काउंसिल के अपने चेयरमैन होते हैं. ये चेयरमैन जनरली सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं. ट्रेडिशनली ऐसा सिस्टम है. ओके, इसके अलावा इसमें 28 एडिशनल मेंबर्स भी होते हैं. ठीक है, इन 28 एडिशनल मेंबर्स में से 20 जो होते हैं वो खुद मीडिया पर्सन्स होते हैं. तो एक तरह से क्या है, जब 28 में से 20 मीडिया पर्सन्स हैं, यानी मीडिया पर्सन्स को यहाँ पर अपनी बातें रखने की पूरी आज़ादी है, तो इसलिए इसको मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज़्म कहा जाता है. ओके, कोई थर्ड पार्टी केवल पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर रही. यहाँ पे बिल्कुल थर्ड पार्टी जिसमें मीडिया का कोई मेंबर ना हो, ऐसा नहीं है. खुद इसमें मीडिया के ही मेंबर मेजॉरिटी में है. 28 में से 20 मेंबर्स बिलोंग टू मीडिया, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न चैनल्स या अदर मीडिया आउटलेट से नॉमिनेट किए जाते हैं इस बॉडी के अंतर्गत. ओके, इसके अलावा इसमें 5 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा से भी लिए जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इस बॉडी में है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि मीडिया का सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है. तो चूँकि सेल्फ रेगुलेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले. ओके, तो स्टेक होल्डर्स में वो भी आ जाते हैं जिन पर उसका असर पड़ता है. ओके, इसके अलावा साहित्य अकेडमी के भी नॉमिनेशन होता है वहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में. यूजीसी से भी नॉमिनेशन होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी नॉमिनेशन होता है. सो जितने भी पॉसिबल स्टेक होल्डर्स हैं, कोशिश की गई है कि उन सबसे नॉमिनेट यहाँ पे किया जाए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, तभी जाकर एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म डेवलप हो पाएगा. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल यही नहीं है कि जो मीडिया से रिलेटेड कंप्लेन है उस कंप्लेन पे एडजुडिकेट करे. इवन मीडिया के फ्रीडम को, खासकर प्रेस, जैसे मैंने कहा कि इसका फोकस केवल प्रिंट मीडिया पर है. फोकस क्या है इसकी मैंडेट ही केवल प्रिंट मीडिया के ऊपर है. ओके, तो प्रिंट मीडिया यानी प्रेस
से रिलेटेड, प्रेस के फ्रीडम से रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रेस के फ्रीडम पे आघात कर रहा है, अगर प्रेस फ्रीडम को छीनने की कोशिश कर रहा है, ओके, इन दैट केस वो प्रेस वाला यानी वो प्रिंट मीडिया वाला वो चाहे तो पीसीआई में कंप्लेन भी कर सकता है, ओके। ऐसे पीसीआई के पास पेनल प्रोविजंस नहीं होते हैं, बट वो कई बार इसको इंक्वायरी वगैरह इस पर कर सकता है, ओके। तो इसका काम जो है, पीसीआई का काम वो मीडिया की फ्रीडम को भी सेफ गार्ड करना है, स्पेशली प्रिंट मीडिया की फ्रीडम को भी सेफ गार्ड करना है। इन सब के साथ साथ प्रिंट मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कराने की में भी मदद करनी है कि मीडिया वालों का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने का भी लिमिटेड पावर इनके पास है। कंप्लीट पावर नहीं है, लेकिन लिमिटेड पावर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। इन सब के अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मेंटेन करना होता है कि कैसे पब्लिक टेस्ट का हाई स्टैंडर्ड बना रहे। पब्लिक टेस्ट का हाई स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि कोई चीज़ें ऐसा ना हो जो पब्लिक टेस्ट को ख़राब कर दे, पब्लिक मूड को ख़राब कर दे, ओके। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करे, ऐसी चीज़ें मीडिया में या खासकर प्रिंट मीडिया में नहीं आनी चाहिए। वो देखता है कौन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई चीज़ बिल्कुल इमोरल वल्गर ना हो, वो चीज़ ना प्रेस में आ जाए, ओके। कोई चीज़ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, विमेन के डिसेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ना हो, तो उस चीज़ को भी मेंटेन करते रखना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। इन सब के अलावे सिटीजन्स में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेंस को फॉस्टर करना, उसको डेवलप करने की कोशिश करना, डेवलप करने का एक भाव पैदा करना, ओके। वो सेंस लोग के अंदर लाना कि आपके पास राइट्स भी हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, ओके। इन सब के अलावे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अगर किसी प्रेस वाले को किसी फॉरेन सोर्स से असिस्टेंस मिल रही है तो उसको भी रिव्यू करते रहना इसका काम है, ओके। किसी न्यूज़पेपर को या न्यूज़ एजेंसी को फॉरेन सोर्स से भी अगर असिस्टेंस मिल रहा है तो वो भी देखते रहना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, ये ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि ऐसा अक्सर जो है कंप्लेन चीन की तरफ से आता है कि चीन जो है दुनिया के डिफरेंट मीडियाज़ में वहाँ पे लोगों को, वहाँ के मीडिया पर्सन्स को, वहाँ की मीडिया एजेंसीज़ को पैसे दे देकर कोशिश करता है कि वहाँ के प्रेस में चीन के सपोर्ट का कोई एडिटोरियल छपे, लोग उसको पढ़ें, ओके, ताकि चीन का प्रोपेगेंडा सब जगह फैल सके। वो जो दुनिया को बताना चाहता है कि चीन ऐसा है, वैसा है, ये है, वो चीज़ ही लोग जाने, चीन के बारे में पॉजिटिव आउटलुक लोग के अंदर बने, ओके। तो अक्सर जो है इस तरह का कोशिश चीन करता है। तो और भी देश ऐसा करते हैं, और भी देश ऐसा कर सकते हैं। तो इंडियन मीडिया दूसरे देशों के प्रोपेगेंडा का जरिया ना बने, इसका भी ध्यान रखना होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, खासकर इंडियन प्रिंट मीडिया, ओके। इसलिए वो देखता रहता है कहीं कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसी को कोई फॉरेन सोर्स से तो असिस्टेंस नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। इसके अलावा पीसीआई के पास पावर है कि वो कंप्लेंट्स रिसीव कर सकता है अगर कोई मीडिया पर्सन वायलेट करता है जर्नलिस्टिक एथिक्स को। देखो, सेल्फ रेगुलेशन के दौरान, जब सेल्फ रेगुलेशन का जो वीडियो था पिछला, जिसमें मैंने बताया था आपको कि सेल्फ रेगुलेशन के दौरान क्या किया जाता है कि जर्नलिस्टिक एथिक्स बनाया जाता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, ओके। और उस कोड ऑफ कंडक्ट को, उस जर्नलिस्टिक एथिक्स को सब जो है एक्सेप्ट करते हैं, सब जो है कहते हैं कि हम इसी के हिसाब से अपना ये प्रेस का काम लेकर चलाएंगे। यही सेल्फ रेगुलेशन है ना, कि एक कोड बने, एक फिक्स नियम कानून बने, उसको सब माने, ओके, जो उसको सब एक्सेप्ट करें। तो जर्नलिस्टिक एथिक्स का कोई अगर वायलेट करता है, उससे रिलेटेड जो कंप्लेन होता है, उस कंप्लेन को ये रिसीव कर सकता है। इसके अलावा ये इंक्वायरी भी कर सकता है उन कंप्लेंट्स पे। और जब आप किसी बॉडी को इंक्वायरी की पावर दे रहे हैं तो इंक्वायरी तभी ढंग से हो पाएगी जब वो एविडेंस मंगवा सकता हो कहीं से भी। अगर उसको इंक्वायरी दौरान कोई एविडेंस चाहिए, कोई पेपर चाहिए जो एविडेंस का काम कर सकता है, तो वो एविडेंस मंगवा सकता है अंडर ओथ, ओके। अंडर ओथ एविडेंस मंगाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑफिस से वो पेपर मंगाया जा रहा है, उस ऑफिस की ऑफिसर उसको एक तरह से अटेस्ट करके देंगे कि ये पेपर मैं दे रहा हूँ और ये पेपर बिल्कुल वही है जो हमारे पास ओरिजिनल थी, उसी की ये कॉपी है या वो ओरिजिनल ही है वगैरह वगैरह। अगर वो पेपर गलत होगी तो उस ऑफिसर की जिम्मेदारी हो, किसी ऑफिस से अगर मंगवाई जा रही है तो, ओके। तो अंडर ओथ आप जब एविडेंस को किसी कोर्ट में चाहे किसी भी समन करने वाली एजेंसी के पास रखते हैं,
इसका अर्थ है कि आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई ऑफिस से कोई एविडेंस मंगाया जाता है तो अंडर ओथ या अंडर एफिडेविट ही मंगवाया जाता है, ओके, ताकि जो व्यक्ति कल जाकर वो ना कह दे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट तो मैंने दिया ही नहीं था, ओके, वगैरह वगैरह, तो उसके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, उसके द्वारा ही एफिडेविट फाइल करके वो डॉक्यूमेंट आनी चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी एविडेंस मंगवा सकता है इंक्वायरी के दौरान, किसी भी विटनेस को सम्मन कर सकता है, तो सम्मन का पावर है। सम्मन का पावर होने का अर्थ क्या हुआ कि पीसीआई के पास इंक्वायरी के दौरान सिविल कोर्ट का पावर है, ओके, यानी कि ये सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को ये इन्फोर्स कर सकते हैं इंक्वायरी के दौरान। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन ये पेनलाइज नहीं कर सकते किसी न्यूज़पेपर्स को वगैरह वगैरह, खासकर क्योंकि ऐसा कुछ इनके पास क्रिमिनल एक्ट को लागू करने का पावर नहीं होता कि किसी को पेनल्टी लगा दे या किसी पर ये कोई सजा वजा दे दे वगैरह, पनिशमेंट, पेनल्टी पनिशमेंट, इसका पावर इनके पास नहीं होता। ये केवल वार्निंग दे सकते हैं, एडमॉनिश कर सकते हैं, ओके, सेंस्योर का करने का पावर होता है, ये सब चीज़ है। लेकिन इंक्वायरी के बाद जो उनका डिसीजन होता है वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। इस डिसीजन को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया सकता। एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर कोई इंक्वायरी पहले से ही, अगर कोई मीडिया का कंप्लेंट पहले से ही कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है तो वैसे केस को ये नहीं लेते हैं, कौन, पीसीआई। लेकिन इनका डिसीजन जो आ जाएगा वो डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं होता है। वो डिसीजन के खिलाफ चैलेंज आप नहीं कर सकते, किसी और तरह से अपील हो सकती है, अलग बात है, बट डिसीजन के खिलाफ वहाँ पे अपील नहीं कर सकते। ये पीसीआई एक्ट के तहत है, पीसीआई एक्ट के तहत, प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 के तहत, ओके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी थी, ध्यान रखना है, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, ओके। इतना एटलीस्ट जरूर ध्यान रखना है, बाकी सब इसके थोड़े बहुत पावर और सेल्फ रेगुलेशन कैसे इसके थ्रू होता है, एक मैकेनिज्म बस ओवरऑल दिमाग में रखना है। हर एक चीज़ का डेटा, ये खासकर 20, 5, 28 ये नंबर से याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस इसके चेयरमैन होते हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स की भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है, मेजॉरिटी उन्हीं की रहती है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी, यूजीसी, बार काउंसिल, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है। ये सब बेसिक चीज़ें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रहे तो इनफ है। अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ओके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये भी एक स्टैचुरी बॉडी, यानी इसको भी किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया है। उस एक्ट का नाम क्या है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952, ओके। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट लगभग जो है मीडिया के दूसरे भी जो आउटलेट्स है उन पे भी लागू होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाई गई एक फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल्म सर्टिफिकेशन का अर्थ क्या हो गया कि कोई भी फिल्म अगर पब्लिकली एग्जिबिट होने जा रही है, सब पब्लिक के सामने अगर फिल्म को आप प्रस्तुत करने जा रहे हो, प्रेजेंट करने जा रहे हो, स्क्रीन करने जा रहे हो सिनेमाज में या टेलीविज़न पे, तो उसके पहले इस बोर्ड का सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से ये बोर्ड जो है बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल कर सकता है, ओके, करता ही है, इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल बोर्ड भी है ये, क्योंकि काफ़ी डीप रेगुलेशन हो गया ये, ओके। जैसे हमने बाकी सब चीज़ों के केस में ऐसा डीप रेगुलेशन नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आप दुनिया के सामने रखने से पहले वो कंटेंट हमें दिखाओगे। एक तरह से कोई भी फिल्म को स्क्रीन करने से पहले उस फिल्म को दिखाना पड़ता है सीबीएफसी के मेंबर्स को। अगर वो सर्टिफाई करते हैं तभी जाके वो फिल्म आगे दिखाई जा सकती है, अगर सर्टिफाई नहीं करते हैं तो फिल्म आगे नहीं दिखाई जा सकती है। ऐसे इसमें आगे अपील करने का भी वो होता है, मैकेनिज़्म है, बट फिर भी ये बहुत बड़ा पावर है, इसलिए कई बार इसको फिल्म सेंसरशिप भी कहा जाता है। और एक तरह से ये सेंसरशिप जैसा लगता भी है कि किसी की भी कंटेंट को दिखाए जाने से पहले आपने पहले ही रेगुलेट किया कि नहीं हमें का पसंद आ गया, यानी कि किसी की सब्जेक्टिव व्यू को भी वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अगर मुझे नहीं पसंद आया, यानी फिल्म ये जो सीबीएफसी वाले हैं अगर उनको पसंद नहीं आया तो फिल्म गलत हो जाएगी, ओके। तो चांसेस ऐसा हो सकता है कि सीबीएफसी वालों पर पॉलिटिकल प्रेशर हो हमेशा, या पॉलिटिकल जो पार्टी है जो पावर में है वो यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ पर रखे, ओके। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी मार्केट में आए, तो ऐसे भी चांसेस वगैरह रहते हैं, ओके। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बॉडी है, इसको लेकर अक्सर जो है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आती रहती है मूवीज़ को लेकर, ओके। लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी यू कैन सी ऑन द इंटरनेट, ओके। चलो, तो ये इसके पास से काफ़ी बड़ा पावर है, किसी भी मूवी को पब्लिकली एग्जिबिट करने से पहले इस बोर्ड का सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओके, ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी काम करती है, लेकिन अपने आप में जो स्टैचुरी बॉडी है तो कुछ इसके पास इंडिपेंडेंस भी रहता ही है, ओके। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका जो ये रोल है फिल्म सर्टिफिकेशन का, वो केवल फिल्म के कंटेंट को लेकर है, ओके। मूवी के जो अदर चीज़ें होती हैं उस पर इसका फोकस नहीं रहता, उधर इसका मैंडेट भी नहीं है, फिल्म के कंटेंट को लेकर है, ओके। तो कंटेंट को बस ये क्या करते हैं तो रेगुलेट करते हैं। इस बोर्ड में भी चेयरमैन होता है, इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ये कोई सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है और इसमें कुछ अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जैसे हमने पीसीआई में देखा था। सो इसका एक चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, और सभी के मेंबर्स और चेयरमैन सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। दैट इज़ वाई सेइंग कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा कह सकते हैं कि मूवीज़ को क्या करती है तो सेंसर कर सकती है, ऐसा जनरली आरोप लगाया सकता है इस बॉडी के थ्रू, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो है मूवीज़ के ऊपर भी है, ये यहाँ पर लगभग दिखता है। तो इस बॉडी को थोड़ा सा और डेमोक्रेटाइज़ करने की ज़रूरत है, ऐसा हमेशा एहसास किया जाता है कि ऐसा ना कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको अपॉइंट कर दिया बस वो जो है किसी भी मूवी को स्क्रीन करने से पहले सेंसर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये उतना डेमोक्रेटिक एंगल से अच्छा नहीं है, ओके। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, ओके। एट प्रेजेंट जो फिल्म्स हैं उनको जो सर्टिफाई किया जाता है 4 कैटेगरी में सर्टिफाई किया जाता है। ये कैटेगरी कौन कौन से, देखो, पहला कैटेगरी है यू। अगर किसी मूवी को यू कैटेगरी का कह दिया गया यानी कि वो मूवी बिल्कुल परफेक्ट है, वो मूवी अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रेडी है, उसमें भी को कहीं भी स्क्रीन करो, मूवी को सीरियल्स कहते हैं, टेलीविज़न पे दिखाओ या सिनेमा में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस मूवी को U/A का सर्टिफिकेशन, इस कैटेगरी का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया कि वो जो मूवी है वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रेडी है, लेकिन जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए नहीं। अगर उनके लिए है भी तो उस केस में जो पेरेंटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ओके, यानी कि पेरेंट्स की ही मर्ज़ी से उन बच्चों को थोड़ा दिखाया जा सकता है कि थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पर कि ये मूवी थोड़ा बहुत बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ओके। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगर किसी को एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिल गया, ओके, इसका अर्थ क्या हुआ, वो मूवी केवल एडल्ट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ओके। तो जनरली इस तरह की मूवीज़ जहाँ कहीं भी अगर इनके ऐड वगैरह भी आ रहे हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेशन बताना होता है कि ये ओनली फॉर एडल्ट्स है, ओके। ऐड वगैरह है, कोई बैनर पोस्टर वगैरह इनका अगर होता है, ऐसा शायद मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये अपना बैनर पोस्टर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है कि कहीं भी अगर ये चीज़ ऐसे मूवीज़ दिखाए जा रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेशन भी वहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि ये मूवी रिस्ट्रिक्टेड है एडल्ट्स के लिए, ओके। और जो एडल्ट्स के लिए जो मूवी रिस्ट्रिक्टेड होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन उसका नहीं हो सकता। खासकर ऐसी मूवीज़ तो टेलीविज़न पे दिखाई ही नहीं जा सकते, ओके। दे कैन नॉट बी एयर्ड ऑन टीवी, ओके। ए वाले। एस वाले भी क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए होते हैं, जैसे इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, या कुछ खास तरह के साइंटिस्ट के लिए, ओके। इस तरह की भी मूवीज़ जनरली बनती हैं तो उनको जो है एस कैटेगरी का सर्टिफिकेशन मिलता है, बट इस कैटेगरी की मूवीज़ काफ़ी कम आते हैं, ओके। ये ध्यान रखना है, कोई भी फिल्म या सॉन्ग या प्रोमो किसी फिल्म का टीवी पे तभी दिखा सकता है, टीवी बात, स्क्रीन की बात नहीं हो रही है। जैसे एक कैटेगरी के स्क्रीन पे जा सकते हैं, लेकिन टीवी पे तभी दिखा सकता है जब उसे जो है यू कैटेगरी का अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक व्यूइंग का सर्टिफिकेट मिला हुआ है CBFC के द्वारा, अदरवाइज़ टीवी पे वो नहीं आ सकता, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना है, U और U/A दोनों आ सकते हैं टीवी पे, ओके। लेकिन कोई भी कंटेंट जिसमें तुम्हारा ये ए जैसे सर्टिफिकेट है ओनली फॉर एडल्ट्स, तो उसको आप टीवी पे एयर नहीं कर सकते, ओके। CBFC जो है उसके पास गाइडलाइंस इशू करने का पावर नहीं होता कि मूवीज़ ऐसी बननी चाहिए, वैसी बननी चाहिए, या कोई या जैसे कि वहाँ पे जर्नलिस्टिक कोड थे, एथिक्स थे, वैसा एथिक्स इन्फोर्स करने का पावर नहीं होता किसके पास, CBFC के पास। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। चलो, इसके अलावा CBFC जो है फर्दर अपील भी कर सकती है, CBFC के खिलाफ, CBFC के जजमेंट के खिलाफ फर्दर अपील भी किया जा सकता है, ओके। FCAT में, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में आगे अपील भी किया सकता है, इस बात का सबको ध्यान रखना होगा, ओके। ये भी पावर होता है किसी भी मीडिया पर्सन के पास। अगर उनकी फिल्म जो है अगर सर्टिफाई नहीं कर रहा है CBFC तो वो कहाँ जाएंगे, तो FCAT में। कई बार देखा जाता है
कि ट्रिब्यूनल से कोई मूवी पास हो जाती है, लेकिन CBFC ने उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ओके, चलो, बहुत सारी कंट्रोवर्सी CBSE से कनेक्टेड है। ओके, इस बोर्ड से कनेक्टेड है बहुत सारी कंट्रोवर्सी, खासकर ब्राइब्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एक्सेसिव सेंसरशिप। ओके, कई बार इसके जो चेयरमैन वगैरह रिज़ाइन भी कर देते हैं किसी किसी चीज़ पर, उन्होंने किसी मूवी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, उस मूवी को सर्टिफिकेशन आगे जाकर मिल गया, कोर्ट्स के द्वारा मिल गया, तो कई बार वो रिज़ाइन भी कर देते हैं। कई बार कुछ लोगों की तो फायरिंग भी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा हटा भी दिया जाता है। ओके, तो एक तरह से थोड़ा सा ये पॉलिटिकल टाइप की भी कई बार बॉडी ये हो जाती हैं कंट्रोवर्सीज़ के कारण। ओके, क्योंकि हमने देखा है कि इस बॉडी के सारे मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करती हैं, जबकि ये एक मीडिया का ये एक पार्ट है। तो मीडिया को ऐसे किसी बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाना कई बार ऐसा एडिटोरियल्स वगैरह में आता है कि सही नहीं माना जा सकता। ओके, चलो, रेगुलेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का रेगुलेशन कैसे होता है? ओके, हमने ऊपर देखा दो बॉडीज़ के बारे में, PCI और CBFC। ओके, अब हमारा ध्यान किस पर है कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का रेगुलेशन कैसे होता है स्पेसिफिक इस चीज़ पर। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का अर्थ क्या? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। ओके, पूरा ब्रॉडकास्ट इकोसिस्टम में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, तीसरे कंज्यूमर्स। ब्रॉडकास्टर्स कौन हुए? वो जो कंटेंट बना रहे हैं, किसके लिए? टीवी के लिए। ब्रॉडकास्ट कहाँ पे होता है? टीवी के थ्रू होता है। ओके, तो टीवी के थ्रू जो भी या स्क्रीन सिनेमा में जो होता है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ओके, तो जो कंटेंट बना रहा है ओके ब्रॉडकास्ट करने के लिए, वो ब्रॉडकास्टर कहलाएगा। ओके, जब एक बार मूवी बन जाती है, वो कंटेंट बन जाता है, तो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लोगों तक। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरली केबल के थ्रू, DTH सर्विसेज के थ्रू, हिट्स के थ्रू, IPTV के थ्रू। हिट्स क्या है तुम्हारा? हेड एंड इन द स्काई। ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पे अलग से पढ़ाया जाएगा, वो अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट मेनली ये 4 तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं: केबल, DTH, हेड एंड इन द स्काई और इंटरनेट प्रोटोकॉल TV, IPTV। ओके, तो इन 4 की तरह क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और तीसरे जो स्टेक होल्डर है वो हम कंज्यूमर ही हैं। तो 3 स्टेक होल्डर होते हैं ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के। ब्रॉडकास्टिंग में क्या आ जाएगा? तो ये टीवी या सिनेमा। ओके, ये ध्यान रखना है। अब है कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का कंटेंट रेगुलेशन कैसे होता है, इसको देखते हैं। देखो, एक एक्ट है केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। ओके, इस एक्ट के तहत एक कोड बनाया गया है, प्रोग्राम कोड और एडवर्टीज़मेंट कोड। ओके, तो जब भी कोई ब्रॉडकास्टर कोई प्रोग्राम बना रहा है, कोई सिनेमा कंटेंट बना रहा है, कोई मूवी कंटेंट बना रहा है, कोई भी सीरियल कंटेंट बना रहा है, तो उस कंटेंट को प्रोग्राम कोड के हिसाब से होना चाहिए। ये चीज़ है इस एक्ट के तहत, केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। कई बार इसको केबल एक्ट भी कह दिया जाता है। ओके, तो प्रोग्राम कोड्स को वायलेट नहीं करना होता है किसी को भी। एडवर्टीज़मेंट कोड्स को भी वायलेट नहीं करना होता है किसी भी एडवर्टाइज़र को। ओके, कोई भी एडवर्टाइज़र है, अगर एडवर्टीज़मेंट देना चाहता है तो उससे मालूम होना चाहिए एडवर्टीज़मेंट कोड्स के बारे में, उसको उसी हिसाब से एडवर्टीज़मेंट बनाने होते हैं। ओके, जैसे किसी एडवर्टीज़मेंट में सिगरेट या किसी तरह की चीज़ों का एकदम ओपन वो चीज़ दिखाना या उसकी बड़ाई करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सब एडवर्टीज़मेंट कोड में से, प्रोग्राम कोड में भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है इस एक्ट के तहत बनी हुई है। अच्छा, इसके अलावा क्या कहें? इसके अलावा जो है ये प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग जो कोड्स हैं, ये एक रूल्स भी हैं, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स 1994, उन रूल्स में भी मेंशन्ड है। बट इतना आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम कोड और एडवर्टीज़मेंट कोड, इनके द्वारा ही कंटेंट रेगुलेट होता है किसका? ब्रॉडकास्ट मीडिया का। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक्ट केबल एक्ट ध्यान रख सकते हो, एक रूल्स भी है, वो भी बस सोच सकते हैं, समझ सकते हो, एक रूल भी है। ओके, चलो, लेकिन ध्यान रखना ये रूल्स पहले आ चुका था, एक्ट बाद में है, लेकिन अभी ये रूल्स इन एक्ट के अकॉर्डिंग से होने हैं, ये चीज़ तय है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ INB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले इस मिनिस्ट्री को जान लो। इस मिनिस्ट्री के अंडर ही प्रेस आता है। जैसे कि गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, इन मिनिस्ट्रीज़ को कोई ना कोई काम दिया जाता है। ओके, वहाँ पर क्या होता है? तो वर्क्स का, काम का बंटवारा होता है, प्रेसिडेंट ये बंटवारा करते हैं आर्टिकल 77 के तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ INB जो है, वो INB का काम क्या क्या है? तो प्रेस को भी काम इनको देखना है,
ब्रॉडकास्टिंग का भी काम इनको देखना है, इन्फॉर्मेशन का भी काम इनको देखना है, इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी मूवी सिनेमा वगैरह बनती हैं वो भी इनके अंतर्गत आता है। अभी रिसेंटली जो है डिजिटल मीडिया में भी जो OTT कंटेंट है, जैसे कि OTT में ओवर द टॉप कंटेंट जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ INB के अंदर ला दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ INB द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। ये कोड्स वगैरह बनाने में भी मिनिस्ट्री ऑफ INB का ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो मिनिस्ट्री ऑफ INB का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पूरी मीडिया को लेकर। ओके, सो इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस बॉडी ने मिनिस्ट्री ऑफ INB ने एक बॉडी बना रखा है, एक सेंटर बना रखा है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, EMMC। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। इस बॉडी का काम क्या होता है कि जब भी कोई कोड, प्रोग्राम कोड, एडवर्टाइजमेंट कोड कोई तोड़ता है, वायलेट करता है, तो ये मॉनिटर करते रहती है कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा किसी मूवीज़ में, सीरियल में, किसी एडवर्टीजमेंट में। ओके, उसके बाद जब भी ये वायलेशन अगर देखते हैं कि वायलेशन है तो ये रिपोर्ट करते हैं वायलेशन को किसको? एक कमेटी बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ INB के द्वारा ही। कमेटी का नाम क्या है? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। ओके, इस कमेटी को रिपोर्ट करते हैं। अब कमेटी उसमें देखती है सच में कि सचमुच में वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद ये कमेटी मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है कोई एक्शन, तब मिनिस्ट्री वहाँ पर एक्शन लेती है। तो ये प्रोसेस है। ओके, मिनिस्ट्री लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ INB लेवल पे कंटेंट रेगुलेट करने का, ब्रॉडकास्ट मीडिया का। ओके, चलो, इसके अलावे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग कमेटीज़ रहती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है वो किसी लोकल कंटेंट वायलेशन को वो देख सकती है, वो उसको ऑथराइजेशन मिला वो डिसाइड कर सकती है। ओके, इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर होता है कि अगर लोकल लेवल पे प्रोग्राम कोड या एडवर्टाइजमेंट कोड को कोई अगर वायलेट करता है, तोड़ता है, तो वो जो एडवर्टाइज़र है, चाहे वो प्रोग्राम जहाँ पे बन रहा है, उन मूवी बनाने वालों की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो केबल ऑपरेटर है, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह सब चीज़ें ब्रॉडकास्ट करने जो भी जिसकी चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज वगैरह, उसको DM जो है सीज तक कर सकता है। तो इस प्रोग्राम कोड, एडवर्टाइजमेंट कोड को ध्यान रखना है कि इन्हीं कोड्स को फॉलो करना होता है सबको। ओके, चलो, अगर नेशनल लेवल का कोई कंटेंट है वो वायलेट हो रहा है और वो देख लिया किसने? डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ने। ओके, तो नेशनल लेवल कंटेंट है वो वायलेट हो रहा है, तो उस केस में उस डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को क्या करना होता है कि वो स्टेट लेवल कमेटी को रिपोर्ट करेगी, फिर स्टेट लेवल कमेटी IMC को रिपोर्ट करेगी। ओके, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को। फिर ये IMC उसको देखेगी सचमुच में वायलेशन है कि नहीं है, फिर वो एक्शंस रिकमेंड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ INB को। ओके, तो ये प्रोसेस है। लोकल लेवल कंटेंट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको देख लिया जाएगा, और अगर नेशनल लेवल का कंटेंट है, कोई नेशनल न्यूज़ चैनल है या कोई नेशनल लेवल कोई चीज़ है, तो वो इन दैट केस ये प्रोसेस होगा कि स्टेट लेवल कमेटी के पास भेजा जाएगा, स्टेट लेवल कमेटी उसको IMC के पास भेज देगी, फिर IMC उसको चेक करके क्या एक्शन लेना है वो रिकमेंड कर देगी मिनिस्ट्री को। ओके, चलो, एक चीज़ अक्सर ये है कि क्या TV प्रोग्राम्स का प्री सेंसर हो सकता है? जैसे अभी हमने ऊपर क्या देखा कि मूवीज़ का प्री सेंसर पॉसिबल है। ओके, CBFC क्या करती है? तो जो फिल्म होती है उन फिल्म को पहले सेंसर करती है। एक तरह से कहो कि सेंसर करने का अर्थ क्या हुआ कि पहले फिल्म को पहले वो देखती है फिल्म सही है कि नहीं है, वो सारे कट्स लगा सकती है। ओके, उसके बाद फिल्म को सर्टिफाई किया जाता है। ये CBFC का काम है। तो क्या TV प्रोग्राम्स में भी ऐसा हो सकता है कि पहले कोई प्रोग्राम पूरा कोई देखे, उसके बाद बोले कि नहीं ये TV प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। केवल मूवीज़ या फिल्म्स के केस में ही बस वो CBFC बॉडी है। CBFC बॉडी डायरेक्टली जो है TV प्रोग्राम से TV सीरियल्स को ऐसे वो सर्टिफाई नहीं करती पूरा देखने के बाद। ओके, या एडवर्टीजमेंट का भी प्री सेंसरशिप नहीं होता है इंडिया में। इंडियन रूल्स में, इंडियन लॉज में ऐसा नहीं होता। तो इंडियन जो ब्रॉडकास्ट रूल्स है वो उसको परमिट नहीं करते प्री सेंसरशिप को, किसी भी TV प्रोग्राम को, एडवर्टीजमेंट को। ओके, यानी कि जब तक वो एयर नहीं होते हैं तब तक उन पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता। रिसेंटली सुदर्शन TV का बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया था। सुदर्शन TV ने एक प्रोग्राम शुरू किया था UPSC जिहाद करके, तो उसको लेकर भी बहुत सारा हंगामा हुआ। गवर्नमेंट वहाँ पे प्री सेंसरशिप नहीं कर पाई। ओके, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है, गवर्नमेंट उसको पहले से नहीं रोक सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया हुआ था, बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, बट वो कंट्रोवर्शियल चीज़ों में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि
प्री सेंसरशिप टीवी प्रोग्राम्स का इंडियन लॉज के हिसाब से सही नहीं है, या नहीं हो सकता, सही का बात नहीं है, नहीं परमिट नहीं करता इंडियन लॉज प्री सेंसरशिप ऑफ टीवी प्रोग्राम्स। केवल फिल्म्स या फिल्म ट्रेलर्स का हो सकता है जो CBFC द्वारा सर्टिफाई होते हैं। ये बेसिकली जो है चैनल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि कोई प्रोग्राम कोड को वैल्यूट तो वो खुद नहीं कर रहे हैं। ओके, केबल एक्ट के तहत जो हमने ऊपर लिखा था, केबल एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड एडवर्टाइजमेंट कोड है, उसको कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये टीवी चैनल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद देखें। अगर वायलेशन होता है तो ऊपर का पूरा मैकेनिज्म है, ओके, जो हमने भी ऊपर देखा था। चलो, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो केबल एक्ट है उसके अलावे भी, जो कंटेंट को रेगुलेट करने में लागू होते हैं। ऐसे बहुत ढेरों एक्ट हैं, लेकिन इन इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को देख लो। जैसे कोई भी कंटेंट IPC का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ओके। जैसे कोई भी कंटेंट देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ओके। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल जो यूनिटी है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, सो इसका ध्यान रखना होता है। कोई भी कंटेंट पॉक्सो एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसके खिलाफ कोई, यानी किसी भी कंटेंट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बनी रहनी चाहिए, ओके। बच्चों की जो सेंसिटिविटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना होता है यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी कंटेंट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप महिलाओं को इनडिसेंट तरीके से उनको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाने की कोशिश करते हो किसी कंटेंट में, तो वो भी जो है कंटेंट हटाया जा सकता है, ओके। या वो कंटेंट के बेस पर आप पर केसेस वगैरह भी हो सकते हैं, तो इस एक्ट के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आप किसी और की कंटेंट को कॉपी करके नहीं एयर कर सकते हो। IT एक्ट का भी कहीं ना कहीं रोल आ जाता है, ओके। ऐसे IT एक्ट मेनली डिजिटल मीडिया पे कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ रोल देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये सब कंटेंट का वायलेशन हो तो सीधे सीधे मान लो हमें तुम्हें मिलता है किसी कंटेंट का वायलेशन, तो हम IMC को बताएंगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ INB के पास, ऐसा नहीं। हम सीधे सीधे इन कंटेंट के वायलेशन के बेस पर, इन एक्ट्स के बेस पर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, ओके। लेकिन ये एक मेथड है सरकार के पास, अगर सरकार नज़र में आता है सरकार कैसे एक्शन लेगी उसके लिए ऊपर वाला मेथड था, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ INB का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। चलो, कंटेंट के अलावे जो अदर चीज़ें हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्राई का, ओके। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। 2004 में ट्राई को ये काम दिया गया था कि टेलीकॉम सेक्टर के अलावे उसे जो है मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का भी रेगुलेट करने का काम दिया गया था, ओके। तो ट्राई क्या रेगुलेट करता है? कंटेंट रेगुलेशन तो ऊपर देख रहा था हमने, ट्राई कंटेंट को रेगुलेट नहीं करता अदर दैन कंटेंट, यानी कि टैरिफ। अभी आपने देखा कि कैसे जो है सारे केबल टीवीज़ को डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, उसमें टैरिफ वगैरह कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये जो है बहुत ज़्यादा ही टैरिफ ना ले लोगों से। टैरिफ मतलब क्या, किस रेट पे, प्राइस वगैरह, ये जो आप चैनल वगैरह बाई करते हो उसका प्राइस वगैरह भी यानी कि रेगुलेट करता है कौन? ट्राई रेगुलेट करता है, ओके। किसी चैनल का MRP वगैरह भी ट्राई को रेगुलेट करना होता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में इंटरकनेक्शन कैसा होना चाहिए, उसको इंटरकनेक्शन के क्या टर्म्स कंडीशंस होने चाहिए, उसको भी रेगुलेट करता है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पा रही है आपकी TV पे, ओके, तो भी आप ट्राई में कंप्लेन कर सकते हो, ट्राई इसको भी रेगुलेट करता है, ओके। सो इन सब चीज़ों पे ट्राई का कंट्रोल है। इसके अलावा कोई भी नया चैनल का स्टार्ट होता है तो जनरली उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ INB से परमिशन लेना होता है, तो वो चैनल स्टार्ट कर सकता है, ओके। तो ये एक पूरा रेगुलेशन हो गया हमारा उस चीज़ का। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस मेकानिज़म के अलावे जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, क्या उसमें सेल्फ रेगुलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है? तो है, वो सेल्फ रेगुलेट भी खुद को करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लॉ कुछ भी हो, ओके, लॉ का मिसयूज फिर भी संभव है, लॉ के दायरे के अंदर रहते हुए भी मिसयूज पॉसिबल है, ओके। तो मीडिया को पूरी तरह से लॉ से रेगुलेट नहीं किया सकता, ओके, या एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल पूरी तरह से उसको इस्टेब्लिश नहीं किया सकता। वो जो रेगुलेशन है जो ब्यूरोक्रेटिक है चाहे लॉ का है, वो बहुत लिमिटेड होता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें पिछली वीडियो में समझाई गई थी, सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है। चलो, तो अब क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन की कुछ मेकानिज़म है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की, उसको भी स्टेट रिकॉग्नाइज़ करता है। कुछ प्राइवेट एसोसिएशंस हैं मीडिया के, जहाँ जो लोग जो आपस में कंटेंट रेगुलेट भी करते हैं,
एक बॉडी बनाकर, ओके, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाकर वो कंटेंट को भी रेगुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया केस में बस एक प्राइवेट एसोसिएशन ही है जो सेल्फ रेगुलेट करते हैं। लेकिन हमने देखा प्रिंट मीडिया केस में एक स्टैचुटरी बॉडी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सेल्फ रेगुलेट करती है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के केस में स्टैचुटरी बॉडी नहीं है सेल्फ रेगुलेशन के लिए, ओके। प्रिंट मीडिया केस में एक स्टैचुटरी बॉडी है जो सेल्फ रेगुलेट करती है, उसका नाम है PCI। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया केस में एक स्टैचुटरी बॉडी नहीं है जो सेल्फ रेगुलेट करती हैं, या एक प्राइवेट एसोसिएशन हैं जो सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ओके। तो अभी इंडिया में 2 ऐसे जो है प्राइवेट बॉडीज़ हैं जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन का काम करते हैं, ओके। एक NBA और NBF, 2 किस चीज़ के लिए हैं? न्यूज़ और करंट अफेयर्स TV चैनल्स के लिए, ओके। इसके अलावे होल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को IBF रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझना है इसको कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स TV चैनल्स वालों का 2 इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है, एक NBA है, एक NBF है। सबके बारे में नीचे पढ़ेंगे अभी, ओके। और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को ओवरऑल रिप्रेजेंट कौन करता है? IBF, ओके। कौन? IBF। वो ब्रॉडकास्ट IBF में न्यूज़, नॉन न्यूज़ सब आ जाएंगे, सारे TV चैनल्स आ जाएंगे। लेकिन NBA और NBF जो है, ये जो एसोसिएशन है वो केवल न्यूज़ और करंट अफेयर्स TV चैनल्स का ही एसोसिएशन है, ओके। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का भी एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है, उसका नाम क्या है? ASCI, ओके। इन सब के बारे में हम लोग अभी थोड़ा बहुत नीचे जाने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉडीज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसे बॉडीज़ भी हैं, क्योंकि अक्सर ये न्यूज़ में रहते हैं, ओके। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA, ओके। ये जो जैसे कहा कि मैंने कि ये एक प्राइवेट एसोसिएशन है, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स ने मिलकर इसको बना लिया है। ये इन्होंने भी सेल्फ रेगुलेट करने के लिए कोड बनाया है। इसका कोड का नाम क्या है? NBA कोड, या इसको कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स भी ये लोग कहते हैं, ओके। ये सब नाम ध्यान ही रखना है। बस NBA एक बॉडी है जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ चैनल्स को सेल्फ रेगुलेट करती है, ये ध्यान रखना है। इनके कोड को NBA कोड कहते हैं, ओके। इसके अलावा इस बॉडी ने एक और बॉडी बना रखी है, इस NBA ने ही बना रखी है, NBA ने NBSA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ये भी न्यूज़ में अक्सर रहती है, ओके। क्योंकि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी क्या करती है, तो अगर जो भी NBA के मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई कंप्लेन हो तो उस कंप्लेन पे ये क्या करते हैं, तो सुनवाई वगैरह किए, मतलब बेसिक लेवल पे, ओके। ये कोई समन करने का पावर इनके पास नहीं होता है, लेकिन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना का काम इसको दिया गया है। यहाँ पर भी जनरली कोई ना कोई ज्यूरिस्ट ही इसका चेयरमैन होता है, इस NBSA का, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, ओके। और ये बॉडी कंप्लेंट्स को लेती है, एजुडिकेट करती है, बट इसके पास कोई ऐसा कुछ लीगल पावर नहीं है, ओके। ये ध्यान रखना है। चलो, और ये जो चैनल्स हैं, ओके, जो भी हम लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हो हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये जो NBSA है, NBSA ने जो अपना कोड बना रखा है, या NBA ने जो NBA कोड बना रखा है, उस कोड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मालूम होना चाहिए हमें। मालूम बस इस मामले में कि हम जानें कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो उन्होंने क्या कोड बना रखा है अपने लिए, ताकि हम भी जानें कि ये जो न्यूज़ चैनल्स जो हमें कुछ भी दिखाते रहते हैं, क्या ये खुद के कोड को कहीं वायलेट नहीं करते, ओके। तो इनका कहना है कि इम्पार्शियल होना चाहिए किसी भी न्यूज़ चैनल को, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी न्यूज़ चैनल को। आप सोचो कि आप देखते हो कि सचमुच में न्यूज़ चैनल्स इम्पार्शियल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इस पर आप खुद डिसाइड करो। हर न्यूज़ चैनल को इंश्योर करना चाहिए कि वो न्यूट्रल हो, ओके, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में नहीं जाएं। इसके हिसाब से भी सोचो आप, क्या न्यूज़ चैनल्स न्यूट्रल हैं हमारे देश में? जब भी किसी न्यूज़ चैनल को किसी क्राइम को रिपोर्ट करना है तो उस क्राइम को या वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करना है, ओके। उस क्राइम को या वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करना है। इनकाउंटर्स, सोचो इनकाउंटर्स तो अक्सर देखा जाता है ग्लोरीफाई होता है, ओके। इवन कुछ मर्डर्स भी कई बार देखा गया है कि ग्लोरीफाई हुआ है। सो इन दैट केस ये जो कोड्स हैं, ये कोड खुद न्यूज़ चैनल वालों ने अपने लिए बना रखे हैं। तो क्या उन कोड को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सेल्फ रेगुलेशन का मेकानिज़्म ढंग से काम कर रहा है, ये जज करना है आपको खुद। इंश्योर करना है कि जो अटमोस्ट डिस्क्रिशन, ओके, डिस्क्रिशन अटमोस्ट इंश्योर करना है। जब भी किसी वायलेंस के किसी केस या क्राइम को, खासकर विमेन एंड चिल्ड्रन उससे रिलेटेड किसी क्राइम को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। सेक्स और न्यूडिटी ये सब मूवी अपने न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाना है। प्राइवेसी इंश्योर करना है। नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना है। नेशनल सिक्योरिटी को कभी भी इन डेंजर में नहीं डालना है मीडिया चैनल्स को।
सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को, अकल्टिज्म, इसको एडवोकेट नहीं करना है, इसको एडवोकेट करने से बचना है। ओके, और स्टिंग ऑपरेशंस को काफ़ी रिस्पॉन्सिबली ही दिखाना है या चलाना है। ओके, तो ये कोड है मीडिया वालों का खुद का, जो मीडिया चैनल्स की जो सबसे बड़ी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेशन बॉडी एनबीए, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है एनबीए, ओके, जो मीडिया चैनल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने ये कोड बना रखा है। ओके, उन्होंने एक कंप्लेन बॉडी बना रखी है एनबीए से, ध्यान रखना है। तो एनबीए, एनबीए से उनका ये कोड, ओके, ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, कई बार आंसर राइटिंग में इनसे हेल्प मिल सकता है। चलो, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीएसए, ये एम्पावर्ड है। ओके, जैसे मैंने बताया ऊपर कि ये कंप्लेन ले सकते हैं, लेकिन कंप्लेन के बाद ये क्या कर सकते हैं, तो इनके पास पावर है कि वार्निंग दे सकते हैं किसी न्यूज़ चैनल को, एडमॉनिश भी कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, अपना डिसअप्रूवल दिखा सकते हैं कि नहीं, हम इस न्यूज़ चैनल की इन सब कंटेंट से सहमत नहीं हैं। इसके अलावे यहाँ तक कि ये ब्रॉडकास्टर को फाइन भी कर सकते हैं 1 लाख रुपये तक। ओके, चलो, अगर कोई ब्रॉडकास्टर जो ये कोड्स हैं जो ऊपर मैंने चर्चा की, उन कोड्स को तोड़ता है तो। लेकिन अक्सर आपको शायद ऐसा लगता हो कि कोड्स तोड़े जाते हैं, ये डिसाइड करो खुद। चलो, उसके बाद दूसरी बॉडी है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन। देखो, जैसे एनबीए है वैसे ही एनबीएफ है। ओके, ये दोनों तरह से राइवल बॉडीज़ हैं, अक्सर इनका जो झगड़ा है आजकल न्यूज़ में आ रहा है। ओके, और दोनों के जो चेयरमैन हैं वो भी एक दूसरे का काफ़ी राइवल हैं। एनबीए के जो भी चेयरमैन हैं वो रजत शर्मा जी हैं इंडिया टीवी के। एनबीएफ के जो भी चेयरमैन हैं वो रिपब्लिक टीवी के जो हमारे पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी जी, जो उसके एडिटर या उसके डायरेक्टर कह लो, वो हैं। ओके, तो इनके बीच का जो झगड़ा अक्सर दिखता है, कई बार ऐसे कहा जाता है कि एनबीएफ जो है एनबीए के अपोजिशन में ही बना है। सो ये सब पॉलिटिकल चीज़ है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ डिस्कस करना। ओके, लेकिन ये एक दोनों राइवल बॉडीज़ की तरह फंक्शन करती हैं। ओके, एनबीएफ जो है वो एक वही दूसरा सेल्फ रेगुलेटिंग एसोसिएशन है जो इसके पैरेलल काम करता है एनबीए के। इसमें एक खास बात बस यही है कि बहुत सारे नेशनल लेवल के चैनल्स के अलावे ये रीजनल चैनल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास। ओके, तो ये एनबीए, एनबीएफ, ये 2 बॉडीज़ हैं, 2 एसोसिएशन हैं जो एक तरह से राइवल एसोसिएशन की तरह ही काम करते हैं, जो कई बार सेल्फ रेगुलेशन की पोल भी खोलता है। ओके, चलो, इसके अलावा एडिटर्स का भी अपना एक एसोसिएशन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखते हो कि ये एडिटर्स का भी अपना एक एसोसिएशन है, नाम याद रहे ना रहे। इसको कई बार हम लोग एडिटर्स का एपेक्स बॉडी भी कहा जाता है। ओके, इनका भी काम होता है, जो एडिटर्स होते हैं वो एक फेयर और ऑब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करें, उसको इंश्योर करेगा ये एसोसिएशन। ओके, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो है ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड का, चाहे वो तुम्हारा न्यूज़ चैनल्स हो या नॉन न्यूज़ चैनल्स हो, उसका रियल रिप्रेजेंटेटिव, उसका रियल स्पोक्समैन। ओके, खासकर जब भी समस्या आती है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के सामने, तो यही एक बहुत बड़ा बॉडी के रूप में सामने आता है, जो गवर्नमेंट से सीधे सीधे जो है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की वकालत करता है कि ये करो वो करो। ट्राई के बहुत सारे ऑर्डर के खिलाफ अक्सर यही लोग जो है आईबीएफ के लोग ही केस लड़ने जाते हैं। ओके, सो आईबीएफ न्यूज़ चैनल, नॉन न्यूज़ चैनल दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसका काम क्या है, लेकिन ध्यान रखना ये भी कोई लीगल बॉडी, लीगल इन द सेंस कि ये भी कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है जो सरकार द्वारा बनाई गई हो या पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई हो, ये बस एक एसोसिएशन है, प्राइवेट एसोसिएशन ही है। तो इसका काम क्या है, मीडिया के इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करना कि कहीं सरकार मीडिया पे ज़्यादा हावी ना हो जाए। ओके, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, और इसे सरकार ने एक्नॉलेज किया हुआ है, दोनों तीनों को एक्नॉलेज किया हुआ है, एनबीए को भी, एनबीएफ को भी और आईबीएफ को भी। ओके, ये एक यूनिफाइड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स का, यानी कि इसमें न्यूज़ चैनल, नॉन न्यूज़ चैनल सबके मेंबर्स, सबके नॉमिनेशंस इसमें हैं। ओके, अच्छा, ये इन्होंने भी अपने लिए कोड बना रखा है, उस कोड का नाम क्या है, सेल्फ रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड कंटेंट कोड एंड सर्टिफिकेशन रूल्स 2011। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस इन्होंने अपने लिए कोड बना रखा है, उसी कोड के हिसाब से सभी चैनल्स को चलना है। ओके, इनका भी अपना एक कंप्लेंट्स काउंसिल है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, BCCC, ये भी न्यूज़ में कई बार आता है। ओके, यानी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया अगर कुछ भी अपने इस कोड का उल्लंघन कर रही है तो यहाँ BCCC में उसका कंप्लेन किया जा सकता है। तो कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स को ये देखते हैं कौन, BCCC। ओके, लेकिन ये जो कंप्लेन देखते हैं वो केवल नॉन न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल से कंप्लेन देखते हैं। ओके, न्यूज़ से रिलेटेड कंप्लेन हो तो एनबीए के अंडर एनबीएसए में जाता है। ओके, अच्छा, एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करने के लिए बॉडी है एडवर्टीजमेंट
एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI। ओके, ASCI का भी अपना कोड है, ASCI कोड। ये कोड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे भी ढेर सारे रेगुलेशंस होते हैं। ओके, ये जो कोड बनता है वो देश में जो अलग अलग लॉज हैं उन लॉज को ध्यान में रखते हुए बनता है, उन लॉज के कॉन्ग्रुएंस में बनता है। ओके, जैसे कि किसी भी एडवर्टीजमेंट को सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। किसी भी एडवर्टीजमेंट को ह्यूमन ऑर्गन्स, ओके, उसका सप्लाई कोई करे पैसे के बदले में, इस चीज़ से संबंधित एडवर्टीजमेंट भी नहीं देना होता है। इस पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। ओके, कोई भी एडवर्टीजमेंट किसी मैजिकल रेमेडी, जादू टोना के द्वारा किसी बीमारी को ठीक करना है, किसी खास तरह की समस्या को ठीक करना है, इस तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भी एडवर्टीजमेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बच्चा लड़का है या लड़की है, गर्भ में लड़का है या लड़की है, ओके, उसका टेस्ट का भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकता कोई भी। ओके, फायर आर्म्स वेपन्स को बेचने का एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, ढेरों एक्ट हैं। ओके, तो ये जो ASCI कोड है इसके हिसाब से भी एडवर्टीजमेंट देना होता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कोड जो केबल एक्ट के तहत है उसका भी ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो ASCI जो है वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। एडवर्टाइजिंग को ये क्या करता है तो रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेशन की बॉडी है ये। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ये बस उन्हीं को रेगुलेट कर सकती हैं जो वॉलंटरीली उसके बॉडी के मेंबर हैं। जैसे NBA उनको ही रेगुलेट करेगी, ओके, जो NBA के मेंबर हैं। ओके, जैसे अब रिपब्लिक टीवी ने अपना अलग ग्रुप बनाया। ओके, तो रिपब्लिक टीवी NBA का मेंबर नहीं है, तो रिपब्लिक टीवी अगर कुछ भी गलत कर रही है, ओके, तो NBSA या NBA जो है उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती या वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकती। ओके, तो सेल्फ रेगुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वॉलंटरीली अगर कोई चाहता है कि नहीं हम इस NBA का मेंबर बने और NBA हमें रेगुलेट करे, तभी जाकर NBA उनको रेगुलेट कर सकती है। ओके, तो अदरवाइज़ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सेल्फ रेगुलेशन के साथ प्रॉब्लम है। ओके, अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, रिपब्लिक टीवी को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो जो NBA के जो चीफ़ हैं उन्होंने जो है, जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है कई बार उनके खिलाफ बोला भी है। ओके, लेकिन फिर भी कोई एक्शन NBA के द्वारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो रिपब्लिक टीवी NBA का मेंबर नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई टेलीविज़न चैनल किसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का मेंबर नहीं है, तो उस केस में अगर उसको कोई कंप्लेन होता है तो डायरेक्टली उसको INB मिनिस्ट्री को देखना होगा, डायरेक्टली कोर्ट को देखना होगा। ओके, वहाँ पर कोर्ट में मामला जाएगा, INB मिनिस्ट्री भी अपनी तरफ से एक्शन लेगी। इसका मैकेनिज़्म क्या हमने ऊपर पढ़ाई है, तो यहाँ पर वो सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं कर पाता। अच्छा, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ओके, इसके हिसाब से देखो आर्टिकल 77 जो है हमारे संविधान का, उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट को सही ढंग से चलने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को कोई ना कोई काम सौंपते जाते हैं। ओके, तो ये जो ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्ट्रीज़ को जो काम सौंपा जाता है उसके लिए ये रूल्स बने हुए हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। ओके, इसी रूल्स के तहत ही सबको काम सौंपा गया है। तो इसके तहत जो है प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, ओके, ये सब के सब जो INB मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। इंडिया में जो DTH लाइसेंसेज हैं वो भी INB मिनिस्ट्री द्वारा ही दिए जाते हैं। ओके, ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ समझा दिया है। तो हमारा ये रेगुलेशन ऑफ मीडिया यहाँ पर ख़त्म हुआ। डिजिटल मीडिया पे मैंने अभी कंटेंट नहीं बनाया, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें डिजिटल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है हमारे देश में, डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ खास बातें होंगी, डिजिटल मीडिया कितना बड़ा चैलेंज बन के हमारे लिए सामने आया है उस पर बातें होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।